हेलो डियर स्टूडेंट्स, पीरियडिक प्रॉपर्टी के फोर्थ लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर डॉक्टर अब्दुल वाजिद और आज हम देखेंगे पीरियडिक प्रॉपर्टी के अंदर नेक्स्ट सब टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसको शॉर्ट में आईपी और आईई भी लिखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। दिस वन इज़ द पीरियडिक टेबल। एकदम लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों को यहाँ पर अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल दिखते हैं। राइट हैंड साइड के अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट है जिसके अंदर टोटल 6 ग्रुप है और मिड में जो आपको थोड़े ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट और नीचे क्या है एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये अपना इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस हुआ था। आप लोगों को मैं एक बार फिर बोलूँगा कि जो बच्चों ने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे होंगे वो लेक्चर नंबर 1, 2, 3 देख लें। जो बच्चे ने लेट ज्वाइन किया है, जिन्होंने ग्रुप बाद में ज्वाइन किया है या जिन्होंने गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया था, सबसे पहले वो लेक्चर नंबर 1, 2, 3 देख ले। देखने के बाद डेट वाइज उसके प्रॉपर नोट्स निकाले। एग्ज़ाम्स का जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों को ये टॉपिक पर एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड वेल। ठीक है, चलते हैं आगे। लास्ट लेक्चर अपना एंड हुआ था एटॉमिक रेडियस पर और वहाँ पर अपने जनरल डिस्कशन किए थे कि एज वी प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियडिक टेबल देन एटॉमिक साइज डिक्रीजेस और टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। लेकिन उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस थे और मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आप लोग वो एक्सेप्शंस देख लेना कि क्या वो एक्सेप्शंस है। ठीक है ना। उसके लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था कि बेरिलियम, नाइट्रोजन, नियॉन सेकंड पीरियड के अंदर है ये। ठीक है ना। मैग्नीशियम, फास्फोरस, एरागॉन ये थर्ड पीरियड के अंदर है। तो इनके एटॉमिक रेडियस थोड़े से एक्सपेक्टेड से अलग आते हैं। उसका रीज़न क्या है? विल ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न व्हाई देयर एटॉमिक रेडियस इज लेस और मोर देन एक्सपेक्टेड। देखते हैं क्या कारण है, क्या मेन रीज़न है एक्सेप्शन के। तो आपको रीज़न समझ में आएंगे। पहला रीज़न है कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। अगर ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड रहा तो उसके अंदर एबनॉर्मलिटी आ सकती है। अगर आप पीरियडिक टेबल देखेंगे तो जैसे जैसे अपन लेफ्ट टू राइट प्रोसीड करते हैं तो जनरली एटॉमिक साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है। बट इन केस ऑफ गैसियस एलिमेंट जस्ट लाइक हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, आखिरी वाला कॉलम देखना तो उसके अंदर आप लोगों को ऐसे दिखाई देगा कि उनके जो एटॉमिक साइज है वो थोड़े से बढ़कर दिखाई देते हैं, मीन्स थोड़े मोर देन एक्सपेक्टेड है। सो द रीज़न इज कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। ऐसा भी हो सकता है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है थर्ड रीज़न ये कि उनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो। एक्चुअली देखा जाए तो ये तीनों पॉइंट एक दूसरे से कोरिलेटेड है क्योंकि जनरली जब अपन हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल की बात करते हैं तो वो स्टेबल आते ही आते। ठीक है ना। जैसा मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट है। ठीक है ना। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व करने पर अपने को सब समझ में आता है कि ऐसा क्यों होता है। मैं आप लोगों को कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर दिखाता हूँ सो दैट आप लोगों के क्लियर समझ में आए कि एक्चुअली इनके एटॉमिक रेडियस एक्सेप्शन में क्यों जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियॉन की बात करता हूँ मैं सेकंड पीरियड के अंदर और मैग्नीशियम, फास्फोरस और एर्गॉन की बात करता हूँ थर्ड पीरियड के अंदर। सो बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व करो 1s2 2s2। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फील्ड आ रही है। 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एस के अंदर। वैसे भी एस ऑर्बिटल की कैपेसिटी, एस ऑर्बिटल या एस सबशेल बोलता हूँ मैं, तो एस सबशेल की जो कैपेसिटी रहती है वो कितनी रहती है? 2 इलेक्ट्रॉन की रहती है। ये कंप्लीटली फील्ड है, पहली बात। दूसरा कारण ये कि इसकी जो साइज़ है वो छोटी है। ठीक है ना। इसकी साइज़ छोटी है, साइज़ छोटी है, इलेक्ट्रॉन 2 है। ठीक है। तो इसकी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स छोटी एटॉमिक साइज़ के कारण इसका जो एटॉमिक साइज़ है वो कैसी आती है? थोड़ी सी स्मॉल आती। ठीक है ना। कैसा रहता है कि अगर साइज़ छोटी हो तो उसके अंदर और एक कंसेप्ट अपन ने डिस्कस किए थे, उसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कौन सा कंसेप्ट डिस्कस किए थे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो आप लोगों को कॉपी में नोट करना है और उसका जस्टिफिकेशन, उसका एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को ऑडियो की भाषा में सुना रहा हूँ। तो आप लोग जो जो भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है प्लीज़ उसको नोट डाउन करें सो डैट आपके प्रॉपर नोट्स तैयार हो। ठीक है। सो ये रहा बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व करो 1s2 2s2 2p3। तो जो p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, p सबशेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं तो वो एक्चुअली हाफ फील्ड है। और हाफ फील्ड कैसे रहते हैं? सबशेल स्टेबल रहते हैं। एक रहते हाफ फील्ड और एक रहते कंप्लीटली फील्ड। अगर पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन रहते तो वो आता था कंप्लीटली फील्ड। यहाँ पर पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ये देखो नियॉन,
ये तो इसका पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1:2 2:2 2p6 म्हणजे पी सबशेलमध्ये टोटल इलेक्ट्रॉन किती आहे 6 इलेक्ट्रॉन. जर पी सबशेलमध्ये 6 इलेक्ट्रॉन असेल दैट विल बी कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल. देयरफॉर ये तो इनर्ट गैस की कैटेगरी में जा रहा है. तो ऐसा यहाँ पर अपने को इनके एटॉमिक रेडियस के अंदर एक्सेप्शन दिखाई देते हैं, मोर और लेस देन एक्सपेक्टेड. समटाइम्स ऐसा ऑब्जर्व करने के लिए मिलता है अपने को. आगे चलते हैं, अपने कंसेप्ट पर आते हैं. आज के लेक्चर का मेन टॉपिक है डेट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल. क्या रहता है एक्चुअली, देखो ये मैं सबसे पहले तुमको डेफिनेशन स्क्रीन पर की पढ़कर सुनाता हूँ, फिर और एक डेफिनेशन बताता हूँ और फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ. व्हाट डू मीन बाय आयोनाइजेशन एनर्जी? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन द गैसियस फेस. आप लोग आपकी कॉपी में ये डेफिनेशन को नोट करना, एग्जाम में बहुत बार ये डेफिनेशन फ्रिक्वेंटली रिपीटेडली आते रहती है. क्या रहता है सर बोलना, मीनिंग तो इसका समझा नहीं. सो अगर कोई एटम लेते हैं आप, लेकिन वो कौन सी स्टेट में लेना है आपको, गैसियस फेज में लेना है. आपका ये डाउट रहेगा कि सर गैसियस फेज में क्यों लेना, सॉलिड में लिक्विड में क्यों नहीं लेना. तो गैसियस फेज कैसी रहती, एक्साइटेड रहती, मोर एनर्जेटिक रहती. उसमें से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कैसा रहता है, ईजी रहता है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड फेसेस. दैट्स वाई इन द डेफिनेशन वी विल कंसिडर द गैसियस फेज और गैसियस मीडियम, बिकॉज फ्रॉम गैसियस मीडियम इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ईजी एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट. इज इट क्लियर? अरे जम रहा है, सबको समझ में आ रहा है ना, क्या बता रहा हूँ तो क्या समझ में आ रहा है सबको? क्लियर. अब आप लोगों से मैं बोलूँगा कि आप लोग ये डेफिनेशन याद कर ले. समझना और याद करना, अगर दोनों भी मेथड से अपना होता है दैट विल बी बेस्ट. तो सबको डेफिनेशन याद हो गई होंगी. जैसे मैं आप लोगों को एक डेफिनेशन सुनाता हूँ. इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन द गैसियस फेज. दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑल्सो कॉल्ड एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल. IP और IE लिखते हैं इसको. अब एनर्जी की जो भी यूनिट आती है, जस्ट लाइक किलो जूल, किलो कैलोरी, ठीक है ना, वो सब यूनिट इसके लिए एप्लीकेबल है. ओके, फॉर एग्जाम्पल सोडियम लेते हैं अपन, गैसियस फेज के अंदर लेना पड़ेगा. इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करे तुमने, इट विल कन्वर्ट इनटू Na+, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इजेक्ट हुआ, ठीक है ना. इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, अब आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी रहती है पता है कि अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहे हो तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहे हो तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, 3 कर रहे हो तो थर्ड फोर्थ, ऐसा ये मल्टीपल आयोनाइजेशन चलते रहता है. उसको सक्सेसिव आयोनाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये अगर आपने याद रखे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी याद रखे तो आपने ऊपर के एग्जांपल भी लिख दिए एग्जाम में. कौन सी? सोडियम गेट कन्वर्टेड टू Na+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो भी सफिशिएंट है. बट अगर आप एकांधी आयोनाइजेशन वैल्यू याद कर लेते हैं दैट विल बी बेस्ट, ठीक है. ओके, इन जनरल आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस एज Z इफेक्टिव इंक्रीजेस. अब इसके पहले अपन Z इफेक्टिव का कंसेप्ट ये पढ़े थे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इसका शॉर्ट में मीनिंग ऐसा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, इट इज द चार्ज एक्सपीरियंसेस बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इट इज द पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को कितना एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. अब एक बात बताओ मुझे, अगर एटॉमिक साइज छोटी रहेंगी, अगर एटॉमिक साइज छोटी रहेंगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक रहेंगे, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना ईजी रहेगा क्या डिफिकल्ट रहेगा? सब लोगों के समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो साइज छोटी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक है, तीतुन इलेक्ट्रॉन रिमूव करना वो ईजी है कि डिफ़िकल्ट है? तो डेफिनेटली वहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना डेट विल बी द डिफ़िकल्ट टास्क. सो इन जनरल आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है अगर Z इफेक्टिव मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो, ठीक. एक्सेप्शन भी आते रहते हैं, जैसे एटॉमिक साइज के अंदर एक्सेप्शन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन आ रहे हैं, वैसे डेफिनेटली आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर एक्सेप्शन आते रहेंगे. और इसके मेन कारण जो है घुमा फिरा कर, वो हाफ फील्ड, कंप्लीटली फील्ड, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, यही मेन कारण घूमते रहते हैं, ठीक है ना. जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब एक्सेप्शन मस्ट बी दे. ओके, यहाँ पर कुछ जनरल ट्रेंड बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, फिर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ आपको कोई वैल्यू याद करने का काम नहीं. प्लीज़ ऑब्जर्व द जनरल ट्रेंड. जैसा फर्स्ट रो के अंदर बात करता हूँ मैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम दिख रहे हैं आपको.
सो 1312 ये कुछ वैल्यू है आयनाइजेशन पोटेंशियल की, हीलियम के 2372। नेक्स्ट रो के अंदर आओ, लिथियम की 520 है, बेरिलियम की 899 है, उसके बाद बोरॉन की 800 है। ऐसा अगर लेफ्ट टू राइट प्रोसीड करें तो आपको जनरल ऑब्जर्वेशन ये देखने को मिल रहा है कि एटॉमिक साइज कम होने के साथ साथ आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू बढ़ रही है। बिकॉज एटॉमिक साइज छोटी हो रही है, एटॉमिक साइज छोटी हो रही है मतलब न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन नजदीक नजदीक आ रहे हैं, दैट्स वाई इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डिफिकल्ट। ठीक है, और इनर्ट गैसेस में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना खतरनाक है। तुम भी सोचो ना, दैट विल सपोज टू बी वेरी स्टेबल, स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना इज द डिफिकल्ट टास्क। ओके, सो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन, कुछ बातें अपन डिस्कस करते हैं। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस ए पीरियड, जैसा आप लोगों को मैंने बताया। सो अक्रॉस ए पीरियड आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी डाउन अ कॉलम यानी टॉप टू बॉटम। डेफिनेटली एटॉमिक साइज अगर बढ़ रही है मतलब न्यूक्लियस का और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो अंतर है वो कैसा हो रहा है, बहुत बढ़ रहा है। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना इज इज नॉट ए डिफिकल्ट टास्क। वहाँ से तुम इलेक्ट्रॉन को आसानी से इजेक्ट कर सकते हैं, बराबर है कि नहीं। अगर कोई अपने नज़दीक हो तो अपन उसको आसानी से पकड़ सकते हैं, लेकिन कोई XYZ पर्सन अपने बहुत दूर जा रहा है तो वहाँ से अगर वो भाग जाता है तो उसको पकड़ना डिफिकल्ट है। अगर न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन नज़दीक नज़दीक है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट है, क्योंकि न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर रखा है। बट वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर बहुत 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 दूर हो शेल में, सो वहाँ से उनको इजेक्ट करना डेट इज़ ईजी टास्क। सो टॉप टू बॉटम के अंदर शेल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना ईजी रहता है। सो एन बढ़ रहा है, स्मॉल एन का मीनिंग होता है नंबर ऑफ शेल, तो डेफिनेटली आयनाइजेशन एनर्जी जो रहती है वो कम कम होते जाती है। मेटल के लिए आयनाइजेशन एनर्जी कम रहती है, नॉन मेटल के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रहती है। प्लीज़ नोट डाउन दिस पॉइंट, ये पॉइंट आप नोट करो बुक में। आयनाइजेशन एनर्जी, जब भी आयनाइजेशन एनर्जी की बात होती है दैट इट विल सपोज टू बी द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के बारे में बात करें अपन। सो ये आप रेड कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है ये आंसर है, ये आपकी कॉपी में नोट करना। ठीक है ना, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। रीजन अगर पूछे तो साइज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कंसेप्ट बता सकते हैं अपन दोनों भी सिचुएशन में कि लेफ्ट टू राइट में एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। मैं जो जो पॉइंट बोल रहा हूँ ये पॉइंट नोट करना प्लीज़, क्योंकि ये एग्जाम में आपको नोट करना है, लिखना है, और अगर ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी हुआ तब भी आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पता होने ही चाहिए। ओके, मल्टीपल आयनाइजेशन किसे कहते हैं? मल्टीपल आयनाइजेशन को दूसरी लैंग्वेज में सक्सेसिव आयनाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सक्सेसिव। कंटिन्यूअस आयनाइजेशन मीन्स इट टेक्स मोर एनर्जी टू रिमूव द सेकंड, थर्ड, फोर्थ इलेक्ट्रॉन। डेफिनेटली अगर आपको सेकंड इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना है तो आपको और ज़्यादा एनर्जी लगेगी, थर्ड इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना है तो और ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ऐसा आपको अगर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना है तो वैसा वैसा आपको आयनाइजेशन एनर्जी पहले के कंपेयर में ज़्यादा लगते जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल सोडियम का कन्वर्शन Na+ में हो रहा है तो उसके लिए कुछ सपोज 100 किलो जूल एनर्जी लग रही है, तो अगर आपको Na+ का कन्वर्शन Na2+ में करना है तो उसके लिए और ज़्यादा एनर्जी लगेगी, 100 से ज़्यादा लगेंगी, 150 सपोज। हाँ, फिर आपको Na+ का कन्वर्शन Na2+ में करना है, Na2+ का कन्वर्शन Na3+ में करना है, Na4+ में करना है, एंड सो ऑन। तो इसको कहते हैं सक्सेसिव और मल्टीपल आयनाइजेशन। सो एज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड फ्रॉम द पर्टिकुलर एटम, देन मोर आयनाइजेशन एनर्जी विल बी इंक्रीजेस एंड इंक्रीजेस। वो बढ़ती ही जाएंगी और बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे तुम इलेक्ट्रॉन को निकालते जाएंगे वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी उसकी बढ़ते ही जाएंगी। ठीक है ना, ये ऐसा क्यों होता है? डेफिनेटली कोर इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं अंदर की, कोर इलेक्ट्रॉन मतलब अंदर जो शेल में रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं? न्यूक्लियस से नज़दीक रहते हैं। अगर आप उनको बार बार निकालना चाहेंगे वहाँ से तो डेट विल बी द डिफिकल्ट टास्क एंड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, क्योंकि कोर इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंसेस ग्रेटर जेड इफेक्टिव। डेफिनेटली जैसे आप लोगों को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कंसेप्ट समझ में आया हुआ है, अंदर के इलेक्ट्रॉन की अगर तुम बात करते यानी K शेल, L शेल, M शेल, तो जैसे जैसे तुम अंदर चलते आएंगे वैसा वैसा वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं। ठीक है ना, कुछ इफेक्ट है आयनाइजेशन एनर्जी की ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। पहला इफेक्ट है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। डेफिनेटली मैंने अभी आप लोगों को बताया कि लेफ्ट टू राइट के अंदर क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। सीधी बात, लेफ्ट टू राइट के अंदर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, टॉप टू बॉटम के अंदर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो द एबिलिटी ऑफ मेटल टू लूज
वन और मोर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन इज कॉल्ड एज मेटेलिक कैरेक्टर। ये आप लोग डेफिनेशन नोट करो बुक में। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस एज मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। टॉप टू बॉटम के अंदर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम होती है, मतलब ये इनवर्स रिलेशन जा रहा। लेफ्ट टू राइट के अंदर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ते जाती है। ठीक है ना। सिंपल सा कंसेप्ट ऐसा भी याद रख सकते हो तुम कि साइज छोटी आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा, साइज बड़ी आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू कैसी, कम। ओके ठीक है ना, ये पॉइंट नोट करना। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। दूसरा पॉइंट है रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है ना। हायर आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स लेस रिएक्टिव। अब जैसा अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई एटम की साइज छोटी है और तुम उसमें से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहे हैं तो डेट विल बी द डिफिकल्ट टास्क, सो वो लेस रिएक्टिव रहेगा। फॉर एग्जांपल अब ये उल्टा बात करते हैं अपन, अल्कली और अल्कालाइन अर्थ मेटल, इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू कैसी रहती है, लो रहती है, सो दे आर मोर रिएक्टिव। यानी जितना बड़ा साइज के लेंगे तुम उसमें से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना इज अ ईजी टास्क। ठीक है। थर्ड पॉइंट है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ एलिमेंट। सबको एक बात पता है या नहीं पता होगा तो डेफिनेशन फिर से एक बार देख लो। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। जो एजेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उसका खुद का रिडक्शन होता है। ओके फिर से सुन लो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन एंड द रिएजेंट इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, सोडियम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। और सोडियम क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरा उल्टा एक कंसेप्ट है, इफ एन इलेक्ट्रॉन गेन्स मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन रहता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है। ठीक है ना। अब कंसेप्ट क्या है, लोअर आईपी वैल्यू, जैसा मेटल की बात करते हैं अपन, उसका मीनिंग होता है कि दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जस्ट लाइक सोडियम उसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल। सोडियम की जो आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू कैसी रहती है, कम, जल्दी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। एंड हायर आईपी मीन्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जस्ट लाइक क्लोरीन, क्लोरीन की साइज छोटी, बराबर है, सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है। तो जिसका रिडक्शन होता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट रहता है। तो आप लोगों को स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो आप लोग नोट करना कॉपी में। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड द रिएजेंट इज रिड्यूसिंग एजेंट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन एंड द रिएजेंट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इज इट क्लियर? होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। एक और फोर्थ पॉइंट है, डेट इज कॉल्ड एज एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। इफ एन एलिमेंट लॉस एन इलेक्ट्रॉन इजीली इट विल बी कन्वर्ट टू पॉजिटिव आयन, जैसा सोडियम Na+ में कन्वर्ट हो गया तो वो बेसिक नेचर का काम करता है। सो अगर आईपी वैल्यू कम रही मतलब बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है, तो मतलब तुम आईपी वैल्यू के बेस पर बेसिक कैरेक्टर को भी एक्सप्लेन कर सकते। मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर डेफिनेटली बेसिक इन नेचर, सबको पता है। जैसा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH/2 क्या है, बेसिक है। सो सेकंड वाला पॉइंट ध्यान से देखो, लोअर आईपी मीन्स ग्रेटर बेसिक कैरेक्टर, मतलब तुम आईपी वैल्यू के बेस पर बेसिक कैरेक्टर भी बोल सकते, और बेसिक कैरेक्टर बोल सकते हैं मतलब उसका उल्टा रहता एसिडिक कैरेक्टर। सो आज का लेक्चर अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई अगर डाउट रहा तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, मेरा ग्रुप पर नंबर है। ठीक है। एंड स्टे सेफ, बी कनेक्टेड and read properly. Thank you for watching.